पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। इसके संरक्षण के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। शायद यही वजह है कि भगवान बिरसा मुंडा हमेशा अपने समुदाय को यह संदेश देते थे कि मानव जीवन का कल्याण तभी हो सकता है, आदिवासी जीवन का कल्याण तभी हो सकता है जब पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, जब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सही तरीके से कदम बढ़ाए जा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले दिखाते हैं आपको भगवान बिरसा मुंडा के जीवन की एक झलक। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू, झारखंड में हुआ था। इन्होंने उलगुलान का नेतृत्व किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना। इन्होंने आदिवासी समुदाय को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह किए और नारा दिया, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना। इन्होंने आदिवासी समुदाय को भूत प्रेत, डायन प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए काफी काम किया। इन्होंने ब्रिटिश भूमि नीति और कर प्रणाली के खिलाफ भी संघर्ष किया। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची की जेल में हुई, जहां उन्हें अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है, जो उनके महान योगदान को सम्मानित करता है। भारत सरकार समय समय पर उनकी स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करती रहती है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नवीन गुप्ता और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का खास कार्यक्रम युव दर्शन। और आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण में जनजातीय समुदाय की भूमिका। भारत में कोई ऐसा राज्य या कोना नहीं है जहां संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान ना दिए गए हों, और आदिवासी समुदाय ने हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है। और जब बात जल, जंगल, जमीन की रक्षा की हो तो आदिवासी समुदाय की भूमिका उतनी ही बढ़ जाती है, पर्यावरण संरक्षण की भूमिका उतनी ही बढ़ जाती है। मौजूदा दौर में केंद्र सरकार की ओर से भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार पहल किए जा रहे हैं। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की गई है। एक सामूहिक प्रयास हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए युवाओं को जोड़ा जा रहा है। और ज़रूरी ये है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारे युवा कितने गंभीर हैं। आज जब आदिवासी समुदाय की बात होती है तो यहाँ के युवाओं में कितनी गंभीरता है, कितनी सजगता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी को जानने समझने के लिए हमने 2 युवा मेहमानों को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हमारे पहले मेहमान हैं मनोज कुजूर और हमारे दूसरे मेहमान हैं शिवनाथ मुंडा। मनोज जी, देखिए, हम लोग पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं और इसके परिप्रेक्ष्य में जनजातीय समुदाय को आगे रख रहे हैं। कहा यह गया है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आदिवासी समुदाय ने बलिदान दिए हैं। आदिवासी समुदाय की व्यापकता कितनी है मनोज जी पर्यावरण संरक्षण के विषय में, और इस भूमिका को कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी ये भूमिका है? पर्यावरण संरक्षण की बातें करें तो आदिवासी जीवन शैली हमेशा से ही मार्गदर्शक रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा मार्गदर्शक रही है। उनके व्यवहार, जो उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स, उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं न कहीं प्रकृति से ही संदर्भ रखती हैं। और जिस तरह से उनके जीवन शैली रहती है, ज़्यादातर जंगलों, पहाड़ों और नदियों पे निर्भर करती है। वे वहाँ से बहुत सारे संरक्षण की चीज़ें सीखते हैं। और आदिवासी जीवन शैली पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व की ही बातें करती है। तो सह अस्तित्व की बातें करती हैं तो फिर हमारा कनेक्शन उनके साथ, प्रकृति के साथ बहुत गहरा हो जाता है, जो कि हमारे त्योहारों में, हमारे प्रैक्टिस, जो रिचुअल्स हैं और जो हमारे दैनिक कार्य हैं, उनमें स्वतः दिखती हैं। आदिवासी समुदाय की जो हर एक गतिविधि है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से मेल खाती है, पर्यावरण से जुड़ती है। और शायद यही वजह है कि मनोज जी, आदिवासी को प्रकृति का दोस्त कहा जाता है, प्रकृति के सबसे करीब वो लोग होते हैं। शिवनाथ जी, देखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं कि जनजातीय समुदाय की पर्यावरण संरक्षण के विषय में कितनी भूमिका है और इस भूमिका के साथ कितना वर्तमान में न्याय हो पा रहा है। शिवनाथ जी, भगवान बिरसा मुंडा का लक्ष्य था कि
आदिवासी समुदाय का कल्याण तभी किया जा सकता है जब हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सही से कदम बढ़ाएं। वो जो लक्ष्य है भगवान बिरसा मुंडा का, उसका कितना असर होता हुआ आप देखते हैं बतौर युवा, और कितना असर इसका दिखाई देता है धरातल पर? जी, अगर आप भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो जो उन्होंने उलगुलान किया था, वो जो किया था वो मुंडा जाति के जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए, जो अंग्रेज हमसे छीनना चाहते थे। तो अगर देखें उस वक्त पे जो बिरसा मुंडा जी ने किया वो बहुत महान काम था। और अभी की दृष्टि में अगर देखें बिरसा मुंडा जी के कार्यों को, वो भले ही सबके लोगों के पास है, मगर अगर देखा जाए कि ये जितने भी युवा लोग हैं, कहीं ना कहीं उस जो पर्यावरण संरक्षण की बातें जो हुई थी उनसे कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं। उस जो जिस दिशा में हमें जाना था या जिस दिशा में हमें विकास करना था, उस दिशा में नहीं हो पा रहा है। तो इस पर अगर देखा जाए तो जो बिरसा मुंडा की जो मूल्य बातें थे, उसको अभी हम जो विद्यार्थी है जो शोध कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या छोटे क्लासों में है, अगर उनको बताए और कोशिश करे कि बिरसा मुंडा जी ने वो उस वक्त किया था जो हमारे लिए किया था, अगर उस जिम्मेदारी को हम अगर आगे करें तो जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो भी सीखेंगे और वो भी समझेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जागरूकता फैलाए जाने की आवश्यकता है, ताकि वो जो संदेश है जनजातीय समुदाय को भगवान बिरसा मुंडा का, वो पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रहे, बढ़ती रहे, और आजकल के युवा जितना उसे समझते हैं उसको और एक व्यापक स्तर पर लेकर जाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसे समझ पाए। देखिए मनोज जी, पर्यावरण संरक्षण एक जनजातीय समुदाय का कह सकते हैं कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर वो पर्यावरण संरक्षण करते हैं तो अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भगवान बिरसा मुंडा का जो संदेश था कि जनजातीय समुदाय की रक्षा तभी हो सकती है जब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। आज देखिए कई काम होते हैं, कई तरह की कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, कई तरह के परिचर्चाओं का आयोजन होता है और उसमें पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए जाते हैं। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों का असर दिख रहा है मनोज जी, और धरातल पर ये चीज़ें उतर रही हैं जिसके बाद लोग जागरूक भी हो रहे हैं? क्या लगता है? मुझे लगता है कि जिस तरह बिरसा मुंडा एक युवा थे, 25 साल की उम्र से पहले उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया था और उनके जो विचार थे पूरे जनमानस तक फैली थी। तो मुझे लगता है कि यूथ जो उस युवा जो नेता थे, हमारे जो अगुवा थे, वो उनकी बातों को पता नहीं अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं, लेकिन जो उनका जो उद्देश्य था कि सामाजिक जंगल बचाना है, ज़मीन बचाना है, पर्यावरण के लिए काम करना है, तो उस दिशा में उतना रुझान मुझे नहीं दिख रहा उनका। और जहाँ तक कार्यशाला की बात किया जाए तो कार्यशालाएँ बहुत मंचों पे हो रही है, लेकिन अगर मैं अगर पर्सनली मैं कहूँ तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, पर्सनली देख रहा हूँ, तो वहाँ युवा की संख्या बहुत कम होती है। जो मैसेज जाना चाहिए था युवाओं को, जिनके ऊपर भार है आगे पर्यावरण संरक्षण की या फिर पृथ्वी बचाने की या समाज को आगे ले जाने के लिए, वो नदारद दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें इंगेज करने के लिए ऐसे ऐसे कार्यशालाएं या फिर इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आएँ, ताकि वो लोग उनका रुझान बढ़े। और अभी ज़्यादातर यूथ जो मोबाइल्स और बाकी चीज़ों में की ओर बढ़ रहे हैं, वो मुझे सही नहीं लगता है। और हम जब आयोजक जो होते हैं, जिस तरह के कार्यशाला आयोजित करते हैं, उस कार्यशाला में उस तरह की एक्टिविटीज़ को भी शामिल करें, ताकि वो उसमें बहुत दोनों पक्ष का जो सहयोग आपसी सामंजस्य के साथ वो कार्यशाला संपन्न हो तो बहुत अच्छा रहा। उसमें क्रिएटिव्स आइडिया को भी शामिल किया जाए तो वो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत उपयोगी होंगे और हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे। शिवनाथ, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जहाँ भी जाते हैं तो युवाओं की भागीदारी को कम देखते हैं, और चूंकि युवाओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, युवा अगर सक्रिय रूप से इसके लिए काम करें तो बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। कहाँ कमियां दिखाई दे रही हैं शिवनाथ युवाओं के अंदर, और उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है? अगर युवाओं की बात करें तो कहा जाता है कि युवा हमारे देश या कह सके पृथ्वी का भविष्य है। तो और ज़्यादातर युवा हम आज देखे जाए तो वो कॉलेज पे है, यूनिवर्सिटीज़ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने विषय पे ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर हम ये जो अध्ययन के माध्यम को थोड़ा पर्यावरण से जोड़ें,
या पर्यावरण से जो अध्ययन हो रहा है उनको उनके साथ जोड़े, तो मुझे लगता है कि युवा उस दिशा में आ सकते हैं। और जैसा हमने बात की थी भगवान बिरसा मुंडा की, तो वो भी एक युवा थे जो अपने 20 या 25 के उम्र पे वो आंदोलन छेड़ा था। तो इस प्रकार हमें इन्हीं और बिरसा मुंडा जैसे और भी कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जो झारखंड से है, उनकी अगर बात हम उन युवा तक रखें तो मुझे लगता है कि वो पर्यावरण संरक्षण पे वो अपना योगदान भी देंगे और उनके पास जो ज्ञान है, नए नए तरीके किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं, वो सब हमें बतलाएंगे, हमें दिखाएंगे। चलिए, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। देखिए मनोज जी, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि बिरसा मुंडा जब युवा अवस्था में थे तो उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। आपने अभी जिक्र किया कि युवाओं के लिए कई तरह के कैंपेन चलाए जा सकते हैं, युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो सकती है। किस तरह के वो इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं मनोज जी? किस तरह से युवाओं को जागरूक करने के लिए टूल बनाए जा सकते हैं, क्या आइडियाज़ लाए जा सकते हैं? जैसा कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ शहरी क्षेत्रों में पढ़ने के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद मेरा रुझान गांव की ओर कम हो जाता है और हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो केवल पर्यावरण संरक्षण की जिम्मे इफ़ेक्ट शहरों में नहीं होती, गांव में भी बहुत तरीके से होती है। तो जो कार्यशालाएँ आयोजित हो रही है या तो फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हो रही है या फिर बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े संस्थानों में हो रहे हैं, तो वो कार्यशालाएँ जो है वो गांव स्तर पे जाए और वहाँ के लोगों को जागरूक करें। वहाँ के यूथ जो अभी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी नहीं आए हैं, अगर उनके तक ये मैसेज पहुँचती है तो वो ज़्यादा अवेयर होकर के आएंगे और जो शहरों की समस्याएं हैं उसमें उसके निदान में भी आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मंचों में हो रहे हैं, वो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होने की आवश्यकता है। चलिए, तो उन कार्यक्रमों को ग्रामीण स्तर पर लेके जाने की आवश्यकता है ताकि वहाँ जो युवा अब तक इन चीज़ों से दूर हैं, इन कैंपेन्स में शामिल नहीं हो पाते हैं, उन्हें भी मदद मिल पाए और वो इस तरह के कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण के प्रति अवेयर हो सके। शिवनाथ जी, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। शिवनाथ जी, अभी देखिए केंद्र सरकार एक पहल चला रही है, केंद्र सरकार की इनिशिएटिव है आइडियाज़ फॉर लाइफ। आइडियाज़ फॉर लाइफ का मोटो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसके लिए कॉलेजों में जाकर, शिक्षण संस्थानों में जाकर, स्कूलों में जाकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, सामूहिक प्रयास की कोशिश हो रही है। इससे क्या लगता है, ये जो सामूहिक प्रयास है ये कितना रंग ला सकता है और युवाओं को खास तौर पर कैसे कनेक्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इससे मुझे लगता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो युवा अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और कैसे निभा सकते हैं कि वो अपनी विचारों को रखकर कि अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हमें रोकना है, प्लास्टिक पोल्यूशन को, तो वो कुछ ऐसे विचार ला सकते हैं कि प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए कुछ करे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर अभी एक हम स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी जूस या कुछ पीने के लिए, तो वहाँ पर अगर उसको हम कुछ युवा है, उन्होंने सोचा कि अगर क्यों ना उस प्लास्टिक के स्ट्रॉ को हम ये नारियल के पत्तों से बदल दे। लेकिन ये थोड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने उस पर काम किया और उसे गोल आकार बनाया और उसे स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करने योग्य बनाया। तो इस तरह के उदाहरण हम बता सकते हैं। और जो प्रयास है सरकार का, तो ये बस एक उदाहरण हो गया। और अलग अलग विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से हम देखें तो कई सारे ऐसे उदाहरण आ सकते हैं जिसे हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको रिप्लेस कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल से। मनोज जी, मिशन लाइफ की चर्चा है। अगर आप आइडियाज़ फॉर लाइफ को देखेंगे तो मिशन लाइफ के जो 7 पॉइंट्स है वो इस पूरे कह सकते हैं विषय में एक अहम स्थान रखते हैं। चाहे वो ऊर्जा बचाने की बात हो, जल बचाने की बात हो और ई कचरा के इस्तेमाल की बात हो, सुरक्षित जीवन शैली की बात हो, खाद्य सुरक्षा प्रणाली की बात हो। तो इस तरह के ये जो इनिशिएटिव अब केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं, इन 7 पॉइंट्स पर किस तरीके से और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्या लगता है? बिल्कुल। जल हमारे जीवन का बहुत पूर्ण हिस्सा है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जल अभी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। तो उस प्रदूषण को कम करने के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए हमें आगे आना होगा
और जैसे प्लास्टिक्स फैल रहे हैं, समुद्रों में बहुत मात्रा में प्लास्टिक फैल गए हैं, हमारे पीने के तालाब में कचड़े पानी जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए विभिन्न तरीके हैं। जैसे मैं अभी जिक्र करना चाहूँगा, मेघालय में एक नदी है डौकी, वो इतना स्वच्छ है कि वहाँ का पानी पारदर्शी दिखता है। आप ऊपर से देखेंगे तो एक एक कंकड़ या एक एक मछलियाँ तैरती हुई दिखती हैं। तो वो हमारे जैसे लोगों के प्रयास से ही वो संभव हो पाया है। जब हमने अपने व्यवहारों में चेंज लाया, हमने गंदगी फैलाना कम किया या फिर स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे कि हमारी पानी दूषित हो रही है, उन सब चीज़ों पे हमने फोकस किया, देखा कि ये आखिर में जाकर के हम लोग ही इसका यूँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रही है। तो उस दिशा में हमको एकाग्र होकर सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हमें बाहर के लोग आके बताएं, वो हमारी चेतना से आनी चाहिए। हमारी चेतना कितनी अच्छी है, कितनी दूर तक सोच पा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारे आसपास के पर्यावरण के प्रदूषण को लेकर के कितना सचेत हैं, और वो क्या क्या एक्टिविटीज़, वो हमारे बीच से ही वो आइडियाज़ आएंगे। तो जैसे आइडियाज़ फॉर लाइफ जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय का कार्यक्रम है, ये बहुत इनिशिएटिव आइडियाज़, और वो आइडियाज़ हम ही लोगों से उनके पास जाएंगे और एक बेस्ट पॉलिसी बन करके हमारे तक आएगी, जो सजेशन है जो हमारे उन तक पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि वो बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, दिखा सकते हैं। हमारी जो चेतना है उससे बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं और हम कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ये जो मिशन लाइफ के 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जल बचाना, ऊर्जा बचाना, इन्होंने कुछ चीज़ों को टच किया है। आप और क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे और किस तरह से काम किए जा सकते हैं और क्या पहल हो सकती है? जी हाँ, वाकई में अगर ये जो गवर्नमेंट का जो प्लान है, अगर इस पर देखा जाए तो जितने भी जो आइडियाज़ आ रहे हैं, क्यों ना हम उसको एक प्रोजेक्ट की तरह बनाएं, और जो विद्यार्थी या जो भी है जिन्होंने वो आइडियाज़ लाया है, उनको एक प्रोजेक्ट के तौर पर दे, और किसी जगह पर या कोई भी शहर हो या गांव हो, उस पर वो काम करके देखे कि वो कितना असरदार है। और उस प्रोजेक्ट को करने के बाद उसका हम एक लॉ के तौर पर उसे बना सकते हैं, और जो भी उन्होंने रिजल्ट पे जो पाया है, तो इस प्रकार हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम जैसे यूथ हैं, वो हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग मोबाइल सबके हाथों में होती है, तो ये मोबाइल के जो पार्ट्स जो ख़राब हो जाते हैं, उसका यूजेबल नहीं रहते हैं, जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं, तो ये भी एक प्रदूषण का हिस्सा बन रहे हैं। तो इसे ई वेस्ट कहते हैं। तो ई वेस्ट का समुचित डिस्पोजल कैसे करें, तो इसके लिए भी हम चाहेंगे सरकार से कि और इन्हें डिस्पोजल्स के जो कार्यशालाएं आयोजित की हैं, इसे कैसे डिस्पोजल किया जाए, और अवेयरनेस फैलाने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं ई वेस्ट, क्योंकि हमारे यूथ के पास मोबाइल्स है, गैजेट्स हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसका डिस्पोजल कैसे होना है या कहाँ पे इसे डिस्पोज करना है। ये अभी उतनी अवेयरनेस नहीं आई है। यूज करके हम लोग ज़्यादातर फेंक देते हैं, कचड़े में फेंक देते हैं, मिट्टी में जा रही है, तो वो हमारी मिट्टी भी उससे प्रदूषित हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ई वेस्ट का कचरा बहुत मेजर खतरा बनते जा रहा है। जागरूकता को बड़े पैमाने पर लेकर जाया जा सकता है। कुछ ऐसे पहल और भी किए जाने चाहिए जिससे चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हों, शहरी क्षेत्र के युवा हों, उन तक भी वो मैसेज पहुंच सके और वो पर्यावरण के प्रति गंभीर हो सकें, सजग हो सकें। मनोज जी, वापस देखिए, हम लोग बात करते हैं जनजातीय समुदाय पर। देखिए, जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय, इसका इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है। इसके अगर आप इतिहास में जाएंगे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज के युवाओं को देखनी चाहिए, वहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपके पूर्वजों की कौन सी बातें हैं जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, जिसको देखते हुए पर्यावरण संरक्षण से उसे जोड़ा जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण में उसका इस्तेमाल हो सकता है? पूर्वजों की वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? हमारे पूर्वजों की बहुत सारे ऐसे बेहतरीन आइडियाज़ हैं या फिर प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे जीवन तक आई है, लेकिन अभी आधुनिकता के वजह से हम लोग शहरों में आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे जो इको फ्रेंडली हाउस घर थे, जो मिट्टी के खपड़े से बने होते थे, बांसों से बनी होती थी, वो हमें ऐसे वातावरण देते थे, ऐसे वातावरण और अनुकूल माहौल देते थे कि हमारी जो एकाग्रता है वो बहुत बढ़ती थी।
और हवादार रूम होते थे, खपड़ेल के घर है, हवा घुस रही है और गर्मी का असर नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छा अनूठा उनका वो प्रैक्टिसेस रहा कि कच्चे मकान में रहना। और ये जो कच्चे मकान बनते थे वो बांसों से बनते थे और बांस भी लॉन्ग टर्म तक टिकते थे, क्योंकि उन बांसों को स्पेशल तकनीक से उनको तैयार किया जाता था। जैसे एक तकनीक का मैं बात करूँगा तो उन्हें जैसे गांव के एक बड़े तालाब है जहाँ की उस तालाब का पानी गंदा है, वहाँ यूज नहीं करते उस तालाब का पानी को किसी भी चीज़ों में। तो उस तालाब में उन बांसों को पोर कर दिया जाता था 6 साल के लिए, मतलब 6 महीने के लिए, साल भर के लिए ऐसे डुबा दिया जाता था। चलिए, तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको आज भी जीवित करके और हम पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं, और जो भगवान बिरसा मुंडा का अल्टीमेटली जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शिवनाथ, देखिए, आदिवासी सभ्यता संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण से जुड़ती है। आदिवासी समुदाय अपने परिधान पोशाक को लेकर भी जो है हमेशा से जागरूक रहा है। परिधानों में जनजातीय समुदाय की किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण की झलक दिखती है शिवनाथ? जी, अगर परिधानों की बात करें, जो आदिवासी परिधान जो आते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदिवासी द्वारा ही बनाए जाते हैं, और वो उसमें जो भी सामान जो लगता है बनाने के लिए, चाहे वो कपास हो, कुछ भी हो, वो जो अपने जंगलों में उनकी खेती करते हैं उन्हीं से बनाते हैं। और अभी के दौर पर अगर देखा जाए तो युवा इन परिधानों को लेकर थोड़े जागरूक हुए हैं, और बहुत सारे जो युवा भी है वो उनको फिर से कह सके कि रिवाइव कर रहे हैं। जो पहले हमारे लोग पहनते थे या जो बनाते थे उसको लेकर अभी और बहुत सारे युवा जो है उसको प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि ये हमारा परिधान है जो हमारे पूर्वज पहनते थे, अब हम इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसमें सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। यानी कि परिधानों और पोशाकों को लेकर भी एक जागरूकता फैलाई जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में परिधानों का आदिवासी सभ्यता संस्कृति का जो समन्वय है वो सही तरीके से स्थापित हो सके। मनोज जी, देखिए, आप लोग खुद एक युवा हैं, पर्यावरण संरक्षण को काफ़ी करीब से समझते हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश आप लोगों का होगा? किस तरीके से युवा खुद से अगर चाहें तो खुद की चेतना जगाकर पर्यावरण संरक्षण से खुद को जोड़ सकते हैं? क्या मैसेज होगा? जी बिल्कुल। मैं एक युवा होने के नाते मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप पर्यावरण के प्रति जितनी गंभीर होंगे, ठीक है, आपके सराउंडिंग्स में जितनी चीज़ें गलत हो रही है उनके प्रति अवेयर रहेंगे, तो हमारा एक जो पृथ्वी है हमारे रहने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। उसकी हीलिंग की जो ये रही है उसमें हमको एक सहयोगी के तौर पर पर्यावरण के साथ चलना होगा। तो हमारे सारे यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, और जो हमारे आसपास की चीज़ें जो मिलती है उनको संरक्षण प्रदान करें। अगर उसमें किसी एक पौधे का उदाहरण दूंगा मैं, जैसे अगर हमारे आसपास के पौधे में दीमक लग रही है तो उस दीमक को हटा दें, या फिर उसके लिए कुछ ऐसा वैकल्पिक जो जैविक दवाइयाँ हैं उसका छिड़काव कर दें, तो वो पेड़ अच्छा ग्रो करेगा, और वो पेड़ एक ग्रो करेगा तो हम ही फल देगा, ना कि किसी और को देगा। तो इस हद तक हमको जाकर के सोचना होगा कि हमें जो हमें दे रहे हैं तो उनका हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम उनके लिए भी कुछ करें। चलिए, तो युवाओं को गंभीर होने की आवश्यकता है, उनको अपने अंदर की चेतना जगाने की ज़रूरत है, और उन्हें यह समझना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करके ही हम मानव जीवन की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शिवनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने समझने की कोशिश की है कि जनजातीय समुदाय की पर्यावरण संरक्षण में कितनी बड़ी भूमिका है। इस भूमिका को आज के युवा, आदिवासी समुदाय के युवा कितनी जिम्मेदारी के साथ निभा सकते हैं, युवाओं के लिए किस तरह से टूल विकसित किए जा सकते हैं, किन आइडियाज़ के साथ उन्हें जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार की जो पहल है आइडियाज़ फॉर लाइफ, कितना विकसित उसे किया जा सकता है और युवाओं को जोड़ा जा सकता है। उन्हें एक संदेश दिया जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण करके ही वो मानव जीवन का कल्याण कर सकते हैं, आदिवासी जीवन का कल्याण कर सकते हैं और भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम से हमें और दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।